तू मुझसे बात मत करना वरना तेरी चटनी पीस दूंगी। अरे साला खुद को क्या समझा है? एक दूंगी झापड़ ना तो कभी खा नहीं पाएगा पापड़। माफ कर दे मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, अब तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगा। साला अब क्या आया ना तो कच्चा खा जाऊंगी। हर्षा की बात सुनकर लड़का भाग खड़ा होता है। ये सब दूर खड़ा अमन देख रहा होता है और अपने दोस्त मोहित से कहता है, क्या लड़की है, इसकी बातों से तो लड़के भी दुम दबाकर भाग जाते हैं। क्या यार तुझे ये लड़के वाली लड़की पसंद आई? लड़की ऐसे हो जिसमें शालीनता हो, जिसकी बातें सुनकर मन में अलग सी तरंग उठ जाए। ये क्या छपरी जैसी लड़की तुझे पसंद आ गई? यार ये थोड़ी अलग है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। शुरू से मैं अपने लिए ऐसी तो लड़की ढूंढ रहा था। भाई देख ले, तू ना बहुत पछताएगा। शादी के बाद ऐसी लड़कियां कभी टिकती नहीं। अमन अपने दिल में हर्षा की छवि लिए अपने घर चला जाता है। उधर हर्षा अपनी बहन से कहती है, साला कोई अच्छा बॉम्ब जैसा लड़का मिल जाए फिर तो साली अपन की जिंदगी ना रॉकेट बन जाएगी, रॉकेट। हाँ दीदी, फिर तुम कौन सा मुझे ही याद रखोगी? अरे तू पगलेट है क्या? तेरे को अपन अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाएगा ना। वाह दी, so sweet of you। हर्षा की बात सुनकर गुस्से से उषा कहती है, अपनी बोली सुधार ली। कितनी बार कहा है कि इस तरह की लड़कियों से कौन ही शादी करेगा, जिंदगी भर घर में बैठी रह जाओगी। क्या यार माँ, तू भी ना किस जमाने में जी रही है? तो देख लेना, पैसे वाला लड़का पट्टा कर लाऊंगी मैं। बचपन से ही तो मैं देख रही हूँ। अरे तेरी इसी हरकत के कारण तुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। इसमें अपन की कोई गलती नहीं है। वो लड़का साला अपन से भिड़ने आया तो अपन क्या करता? बहुत अच्छा, अपुन अपुन बपुन, इसीलिए अनपढ़ रह गई तुम। पता नहीं किस जन्म का भोग हो तुम मेरा, कब तक तुझे झेलना होगा। हर्षा बचपन से ही मुंहफट और तू तड़ाक करने वाली लड़की है। हर्षा के इस व्यवहार से हमेशा कोई ना कोई आफत हो जाती। हर्षा सुबह सुबह अपने घर से निकल जाती और इधर उधर घूमती रहती। एक रोज अमन हर्षा को क्लब में देख लेता है और दोनों की बातें शुरू हो जाती है। तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तू ना अपन को सॉलिड लग रहा है, हाइट भी अच्छी खासी है। वैसे अपन का नाम ना हर्षा है, हर्षा। ओह हर्षा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी हर्षा? मेरे पास गाड़ी, अपना घर, सब कुछ है जो एक लड़की को खुश रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू देख ले, तू अपने साथ एडजस्ट कर पाएगा या नहीं। तुम शादी के लिए हाँ तो कहो, बाकी मैं देख लूंगा। हर्षा पैसा सुनकर हाँ कह देती है। अमन अपनी माँ सुमन को अपने प्यार के बारे में बताता है। सुमन कहती है, बेटा जिंदगी तुझे बितानी है, बस लड़की अच्छी और घरेलू हो। मैं आज ही हर्षा के घर तेरा रिश्ता लेकर चली जाती हूँ। सुमन हर्षा के घर रिश्ता लेकर चली जाती है। ये देखकर उषा खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, इस रिश्ते को हाथ से निकलने नहीं दूंगी, वरना मेरी इस छपरी बेटी से कौन ही शादी करेगा। उषा सुमन की बहुत आवभगत करती है और हर्षा की बहुत तारीफ करती है। बहन जी, हर्षा से मिल लो एक बार, फिर रिश्ता पक्का कर दूं। हाँ हाँ बहन जी, मेरी हर्षा ना बहुत गुणी है, कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता। हर्षा चाय लेकर आती है और सुमन को देती है। सुमन चाय पीती है, तब हर्षा कहती है, यार तू भी उन्नति, पकोड़े रसोई में छोड़ आई, सब काम अपू नहीं करेगा क्या? साला कितना पैसा दिया था पकोड़े वाले को, सब बर्बाद हो जाएगा। हर्षा की बोली सुनकर सुमन खड़ी हो जाती है। ये रिश्ता नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता था ये लड़की छपरी है, ये मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। अभी क्या तू लड़की में सोना खोज रही लिए? हाँ, काय को इतना भाव खा रही है सासू माँ? बहू तो ये छपरी बनेगी तुम्हारी। सुमन गुस्से में वहां से चली जाती है और अमन को हर्षा से रिश्ता ना रखने के लिए कहती है। माँ, मैं शादी तो हर्षा से ही करूंगा, तुम उसकी बोली पर मत जाओ। हर्षा बहुत अच्छी और सुंदर है, तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो ना, वरना फिर मैं भाग कर शादी कर लूंगा। बेटे की जिद के आगे सुमन हार जाती है और शादी के लिए हाँ कह देती है। ठीक है, तुम अब नहीं मानोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन समाज में मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। तुम कोर्ट मैरिज करके उसे ले आओ। ठीक है माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अमन हर्षा से कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आता है। हर्षा के आते ही, बहू, इस घर में तेरे ड्रामा नहीं चलेंगे। बहू हो तो इज्जत से बात करना भी सीख जाओ। पर हर्षा कहाँ सुधरने वाली थी। वो तो वैसे ही टपोरी की तरह ससुराल में भी बोलती है। सासू माँ तू भी ना बहुत स्ट्रेस ले रही है, सब नॉर्मल है, जस्ट चिल ना। किस्मत फूट गई मेरी जो ऐसी बहू आ गई। शादी तो सबसे छुपा कर दी, लेकिन मुंह दिखाए में तो सबको बुलाना होगा। कम से कम कल जब मोहल्ले के लोग घर आए तो अपने मुंह पर पट्टी सटा लेना, समझी? माँ तुम टेंशन मत लो, हर्षा कुछ नहीं कहेगी किसी से। अगले दिन हर्षा बहुत अच्छे से एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। मोहल्ले की औरतें भी आती है और एक एक करके सभी हर्षा के मुंह दिखाई करने लगती है। बहू तो बहुत सुंदर है सुमन। बहू तुम भी कुछ कह सकती हो। हाँ, यहाँ सब अपनी ही है। अब अपन क्या बोलेगा, सासू मोम ने ना बोलने से मना किया है। हर्षा की बात सुनकर सब उसका मुंह देखने लगते हैं और सुमन अपने माथे पर हाथ रख देती है। चली गई बची कुची सारी इज्जत चली गई। सभी औरतें मंद मंद मुस्कुराने लगती है। लगता है बहू टपोरी है। वैसे हमें क्या, जब अमन को पसंद है। वही तो, अपन तो सासू मोम को बोला था, लेकिन सासू मोम कहाँ सुनने वाली है। अरे बहू अपना मुंह बंद करना। सभी औरतें मुंह दिखाई कर खा पी कर चली जाती हैं। बहू की हरकतों से दुखी होकर सुमन अमन से कहती है, मैं तीरथ पर जा रही हूँ। बहू की हरकतों से मुझे हार्ट अटैक आ जाए उसके पहले मैं भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। माँ तुम भी ना ये सब क्या कह रही हो, आखिर वो तुम्हारी बहू है। सुमन चली जाती है तीर्थ यात्रा पर। इधर हर्षा अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है। अच्छा हुआ ये कुड़कुड़ गाड़ी यहाँ से चली गई, अब अपन अच्छे से घूमेगा। हर्षा पहले की तरह इधर उधर घूमने लगती है। आए दिन किसी न किसी से झगड़ा या मारपीट कर लेती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और महीने भर बाद सुमन वापस आ जाती है। जैसे ही सुमन घर आती है, हर्षा कहती है, सासू मॉम ट्रिप कैसी रही? आने से पहले अपन को बताना तो चाहिए था। बहू तू अपनी बोली सुधार ले वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे ना तुमसे बुरा कोई नहीं है। हाँ। इतने में ही घर का डोरबेल बजता है और दूध वाला आता है। दूध वाले को देखकर हर्षा कहती है, तो अभी आ रहा है, अपन चाय कब पिएगा? हाँ मैडम बारिश हो रही थी तो कैसे आता। तो अपन से जबान लड़ाता है, अभी दिखाऊं क्या तुझे? हर्षा दूध वाले को एक थप्पड़ मार देती है और इसी बात पर बड़ा बवाल हो जाता है। दूध वाले अपने सभी लोगों को सुमन के घर के बाहर बुलाकर हंगामा करता है। सुमन को झगड़ा शांत करने के लिए दूध वाले से माफी मांगनी पड़ती है। अपनी बहू की ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये लो तुम्हारे हिसाब के पैसे, अब से तुम यहाँ दूध देने मत आना। माँ जी आपके कारण उसे छोड़ दे रहा हूँ, वरना उसकी टपोरी गिरी निकाल ही देते। बड़ा खुद को गुंडा समझती है। सभी चले जाते हैं और रात को जैसे ही अमन घर आता है, सुमन उसे सब बताती है। बेटा अब तो हद हो गई, अब इस घर में मैं रहूंगी या ये? क्या माँ, हर्षा तुम्हारी बहू ही तो है। अगले दिन सुमन देखती है कि हर्षा मोहल्ले के किसी लड़के से बात कर रही है और उसके गले मिल रही है। सुमन का खून खौल उठता है। मैं अमन से कुछ कहूंगी तो वो मानेगा नहीं, अपनी गृहस्थी वो जाने, अब मैं कर ही क्या सकती हूँ। अगले दिन हर्षा उसी मोहल्ले के लड़के के साथ भाग जाती है। पूरा मोहल्ला अमन पर थू थू करने लगता है और अमन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। छोड़ूंगा नहीं मैं उस लड़के को, बस एक बार दोनों मेरे हाथ लग जाए। सब ठीक कहते थे, हर्षा छपरी है, अब इस लड़की को तो मैं बताता हूँ। शांत बेटा शांत, जस्ट चिल, बीवी ही तो है। सुमन की बात सुनकर अमन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो हर्षा को तलाक देकर एक अच्छी संस्कारी लड़की से शादी कर लेता है। बाल विधवा। रामपुर गांव के किसान कालू ने अपनी बेटी सविता की शादी बचपन में ही करवा दी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही सविता के पति की मौत हो गई और इस तरह से सविता बचपन में ही विधवा हो गई। विधवा होने के बाद भी सविता अपने ससुराल में ही रहती थी। सविता की सास सीता देवी उसे बड़े प्यार से रखा करती थी। अरे बहन, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? कुछ नहीं, बहू की तबीयत खराब थी, उसी के लिए दवाई लेने जा रही हूँ।
अरे सीता, तुम तो अपनी बहू की कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो। हाँ, एक तो शादी होते ही तुम्हारे बेटे को खा गई और तुम उसकी इतनी चिंता करती रहती हो। अरे छोटी सी थी मेरी बहू जब ब्याह करके आई थी इस घर में। अब तो फिर भी 18 साल की हो गई है। मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अरे वो तो विधवा है, अपनी किस्मत ही फूटी लिखवा कर लाई है। तुम क्यों उसके लिए परेशान होती हो? और कोई होती ना तो घर से निकाल कर बाहर करती या फिर पूरी जिंदगी नौकरानी बना कर रखती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो अपनी बहू की दूसरी शादी करवाऊंगी। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है, अपनी विधवा बहू की शादी करवाने चली हो। अरे सीता बहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो जिंदगी भर विधवा ही रहेगी, उसे ऐसे ही रहने दो। क्या तुम्हारी बेटी इस जगह होती तो तुम यही कहती? मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ और उसके अच्छे के लिए सब करूंगी जो मुझसे हो सकता है। सीता देवी अपनी विधवा बहू की शादी करवाना चाहती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और कुछ लोग सरपंच से शिकायत कर देते हैं। सरपंच सीता देवी को अपने घर बुलाता है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपनी बहू की शादी करवाना चाहती हो? जानती नहीं हमारे गांव में विधवा लड़कियों की शादी नहीं होती और तुम्हारी बहू तो बाल विधवा है। लेकिन सरपंच साहब, इसमें गलत क्या है? 10 साल की थी जब शादी करके आई थी, कुछ नहीं समझती थी। अब क्या पूरी जिंदगी वो ऐसे ही निकालेगी? यह उसकी फूटी किस्मत है, लेकिन हमारे गांव में विधवा लड़कियों की शादी करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, बंद करो ये सब। सीता देवी उदास होकर चुपचाप अपने घर चली जाती है। लेकिन वो अब भी अपनी बहू के लिए लड़का ढूंढ रही थी। और फिर एक दिन, मम्मी जी, आप क्यों मेरे लिए परेशान हो रही हैं? मेरी किस्मत खराब थी जो ये सब हुआ। अब आप मेरी शादी करवाने की कोशिश मत करिए। देख बेटा, मेरा बेटा तो बीमारी की वजह से चला गया। अब उसकी मौत की वजह से मैं तेरी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकती ना। लेकिन मम्मी जी, पूरे गांव वाले आपके खिलाफ हो चुके हैं। ऐसे में आप जो करना चाहती हैं वो करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं डरती। और देखना, एक दिन भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कुछ दिनों के बाद एक लड़का सीता के घर आता है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? आंटी, मैं आपसे एक ज़रूरी काम की वजह से मिलने आया हूँ। हाँ हाँ बताओ बेटा, क्या ज़रूरी काम है? वैसे गांव में नए लगते हो, पहले कभी देखा नहीं। जी, मैं बहुत सालों से शहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, कल ही गांव लौटा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताओ मुझसे क्या काम था? जी, मैं आपकी बहू सविता से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो कमाल हो गया। लेकिन बेटा, मेरी बहू तो बाल विधवा है, तुम्हें ये बात पता है ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह से पता है, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ और इन बातों को मैं गलत मानता हूँ। तुमने सारी बातें कर ली, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम हो कौन। हाँ, मेरी बहू सही कह रही है। पहले ये तो बताओ, तुम इस गांव में किसके बेटे हो? आंटी जी, मैं इस गांव के सरपंच का बेटा हूँ। मेरे पापा ने मुझे आपके बारे में बताया था। वो इन सब बातों के खिलाफ है, लेकिन मुझे आपकी सोच अच्छी लगी, इसलिए आपकी बहू के लिए खुद अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे लेकिन सरपंच साहब तो विधवा लड़कियों की शादी के पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने मुझे भी सविता की दूसरी शादी करवाने से साफ साफ मना कर दिया था। आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने पिताजी से जाकर बात करूंगा। सरपंच का बेटा किसी तरह अपने पिताजी को शादी के लिए मना लेता है, लेकिन गांव के सब लोग सरपंच और सीता देवी के खिलाफ हो जाते हैं। अरे हमारे गांव का सरपंच गलत काम में सीता देवी का साथ दे रहा है। इस तरह से तो हमारे गांव की लड़कियां बिगड़ जाएंगी। हमें अपने सरपंच और उसके बेटे को रोकना होगा और सीता देवी को भी सबक सिखाना होगा। सही कहते हो भाई, इस गांव में किसी की मनमानी नहीं चलेगी।
हम कल ही जाकर सरपंच के घर के बाहर धरना देंगे और ये शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन अगले दिन सुबह एक बुरी खबर आती है। गांव के दूसरे किसान की बाल विधवा बहू कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। इस वजह से गांव वाले बहुत दुखी होते हैं। अब समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्यों अपनी बहू की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे कोई लड़की विधवा हो जाती है, इसमें उसकी क्या गलती? हम उसे पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। पहले मुझे भी सीता देवी की बात गलत लगती थी, लेकिन मेरे बेटे के समझाने पर मुझे सारी बात अच्छी तरह समझ आ गई। आज गांव की एक लड़की ने जान दी है, क्या फायदा हुआ उससे? अगर हम वक्त रहते उसकी जिंदगी अच्छी कर देते तो शायद आज एक बेटी बच जाती। मैं शहर से पढ़ लिख कर आया हूँ और आपको कोई गलत बात नहीं बताऊंगा। विधवा लड़कियों की शादी को सरकार ने भी मान्यता दी है। आप लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सुना आपने? इतना पढ़ा लिखा होकर भी ये मेरी बाल विधवा बहू से शादी करने को तैयार है। क्या अब भी आप लोगों को परेशानी है? लगता है सीता देवी और सरपंच साहब सही कह रहे हैं। हम लोग बेकार में ही गुस्सा हो रहे थे। ये तो हमारे गांव की बेटियों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी बाल विधवा बहू की शादी करवाकर इस गांव के लोगों को हमेशा के लिए ये बात समझाना चाहती हूँ कि बाल विधवा बहू की शादी करवाना कोई बुरा काम नहीं है। अरे वो भी किसी की बेटी है, वो खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। और क्या, इसके बाद सरपंच के बेटे की शादी सविता के साथ हो जाती है। गांव वाले भी सब कुछ समझ जाते हैं और खुश हो जाते हैं। आज की कहानी है निकिता की, जो उन मॉडर्न बहुओं में से थी जिसे चाहिए थी एक मॉडर्न सासू माँ, जिसके साथ वो ट्यूनिंग का कैप्शन लिखकर फोटो पोस्ट कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली रीना ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी और अपनी सास के ऐसे ओल्ड फैशन होने के कारण निकिता बड़ी परेशान रहती थी। एक रोज जब निकिता अपना फोन चला रही होती है तो उसकी नजर अपनी फ्रेंड की व्हाट्सएप स्टोरी पर पड़ती है, जिसमें उसने अपनी सास के साथ एक कूल सी फोटो पोस्ट की थी, जिसे देखते ही वो तुरंत अपनी सास के पास जाती है और स्टोरी दिखाते हुए कहती है, देखिए मम्मी जी, आजकल ये दुनिया हो गई है, किसी की सास साड़ी ब्लाउज नहीं पहनती, और पहनती भी है ना तो ये कॉटन वाली साड़ी तो बिल्कुल नहीं पहनती। मैं बताऊं आपको क्या पहनना चाहिए? ऑर्गेन्जा की साड़ी विद स्लीवलेस कटिंग ब्लाउज। देखने वाला भी कहे कि निकिता की सास में तो बचपन में भी बचपन झलक रहा है, पर नहीं, आपको तो ये कॉटन की साड़ी पहननी है। ये देखिए प्रिया की सास, देखकर पता चलता है क्या कि इनकी 2 पोतियां हैं। पहली बार में तो मुझे आंटी जी प्रिया की बड़ी बहन लगी थी। न जाने अपने चेहरे पर कितने एक्सपेरिमेंट करती हैं आंटी जी। एक ये सास है जो अपनी उम्र से छोटा दिखने की कोशिश करती हैं, और एक आप जो अपनी उम्र से 20 साल और ज्यादा बड़ी दिखना चाहती हैं। अरे बहू, अब इस उम्र में मैं ये सब करूंगी तो लोग नहीं कहेंगे कि 60 में 8 ही आ गई है बुढ़िया को? तुम लोगों की उम्र है जीने की, तुम्हें जो पहनना है पहनो। मेरे तो दिन निकल गए बहू। वैसे बिना ये सब मॉडर्न कपड़े पहनकर मैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगूंगी। थोड़ा तो आपको बदलना ही होगा मम्मी जी। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हजारों फॉलोअर्स हो गए, अब यूट्यूब पर भी चैनल बना लूंगी। मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे अब आपके साथ भी फोटोज डालूं, वीडियो डालूं, तब सबको पता चले ना कि मेरे ससुराल वाले कितने मॉडर्न है, कितने फ्रैंक है। इससे मेरे फॉलोअर्स और भी बढ़ेंगे। ऐसे की बात है मम्मी जी, ये ऑफिस वाले तो 8-10 घंटे खटाते हैं और मुश्किल से 30,000 भी हाथ में नहीं देते। देखिए, आप ना ऐसे तैयार होकर मुझे सपोर्ट करोगी तो चैनल चल जाएगा। एक नया बिजनेस से समझ के खुद में थोड़ा बदलाव करने की कोशिश कीजिए ना मम्मी जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ये बात है, तो मैं थोड़ा सा हिल डुल कर वीडियो बना लूँगी। कॉटन की साड़ी नहीं पहनूंगी, सिल्क की साड़ी पहन लूँगी, ठीक है ना? देख बाबू, अब इससे ज़्यादा कि तुम मुझसे उम्मीद मत करियो। निकिता पूरी कोशिश करती है अपनी सास का माइंड वॉश करने की, ताकि उसकी सास भी मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर दे। पर उसकी बातों का रीना पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। रात को जब ये खाने के टेबल पर एक साथ बैठे हुए थे, तभी निकिता ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, मिलिए मेरे ससुराल वालों से। ऐसा ससुराल जो आपने सिर्फ सूरज बड़जात्या की मूवीज में ही देखा होगा।
तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये आलू प्याज की सब्जी जो मेरी मम्मी जी ने बनाई है। मेरी प्यारी मम्मी जी जो मुझे कभी कुछ नहीं बोलती। मैं आराम से ऑफिस जाती हूँ और खाना तैयार रहता है। चलिए अब आपको मिलवाती हूँ मेरे पति देव से, जिससे आप पहले से ही वाकिफ हैं। लव ऑफ माई लाइफ सोहेल, जो हर काम में मुझे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। और ये है मेरे पापा जी जो ससुर कम मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ डिनर करने, आप भी डिनर कीजिए। ओके बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सब ने डिनर में आज क्या खाया। ये सब क्या कर रही है बहू? पहले के लोग क्या कर गए कि अपने खाने का प्रदर्शन मत करो, न जाने कब किसकी आंख लग जाए। खाना और पैसा जितना छुपा कर रखो उतना ही अच्छा है। किसी की कैसी भी आंख नहीं लगती मम्मी जी, आजकल यही तो ट्रेंड है। और प्लीज़ मम्मी जी, कल से ना आप भी थोड़ा कोऑपरेट किया कीजिए। कल घर पर मेरे ऑफिस के कुछ कलीग्स भी आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ साड़ी में मत रहिएगा। ऑफिस में बेकार में मेरा मजाक बन जाएगा कि निकिता खुद तो इतनी स्मार्ट बनकर रहती है और अपनी सास को इस तरह से रखती है। लोग मुझ में ही कमी निकालेंगे मम्मी जी। अगली सुबह निकिता तैयार होकर सारी अरेंजमेंट देखने लग जाती है और दूसरी तरफ पसीने से लथपथ रीना कमर में अपनी साड़ी डाले खाना बना रही होती है। हे भगवान, ये सब आप क्या करने लगी मम्मी जी? चलिए छोड़िए, मेरे ऑफिस के लोग आते होंगे, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। अरे परेशान कर दिया है तूने बहू मुझे। मैं कुछ और नहीं पहनूंगी। ये सूट वूट पहनने से मेरे घुटनों में ना दर्द हो जाता है। वैसे भी सब जानते हैं कि काम करने वाले लोग सज धज कर नहीं बैठ सकते। तैयार तो आपको होना ही पड़ेगा मम्मी जी, आपको सोहेल की कसम। अब कौन सी माँ अपने बेटे की कसम लेने के बाद अपनी बात से पीछे हट सकती थी। रीना को भी मजबूरन निकिता की बात माननी ही पड़ती है। निकिता रीना को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे गाउन पहना देती है। हे राम, छी 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 छी। अब बहू मैं ऐसे गाउन पहनकर बाहर आऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा। अब मुझे कोई दुपट्टा दे दे, मैं अंदर पहले पेटीकोट और ब्लाउज पहनूंगी, उसके बाद ही गाउन पहनूंगी। जब अंदर ब्लाउज और पेटीकोट पहनना है तो साड़ी भी पहन ही लीजिएगा मम्मी जी। ऐसा होता है क्या गाउन? देखिए आप इसमें फ्री फील करेंगी। साड़ी में तो ये पहनो वो पहनो, ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है और कोई खराब नहीं लग रहा है। देखिए कोई दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं है, रख दीजिए। ना 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 बहू, तेरे ऑफिस के लड़के भी आएंगे, मुझे खराब लगता है। अरे नजरों की शर्म होती है कि नहीं? वो तो बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे पर मुझे तो शर्म होनी चाहिए। गाउन पहन लिया ना, देख अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती कुछ। और पहली बार गाउन पहनकर रीना सभी के सामने आती है, जिसे देखकर मुरली जी भी हैरान हो जाते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा, कभी कभी तो पहन ही सकती हो गाउन रीना, वैसे बहुत अच्छी लग रही हो। क्या जी आप भी ना, अब आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। नहीं नहीं मम्मी, पापा मजाक नहीं कर रहा है, तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो। अरे पर बेटा साड़ी की आदत है ना मुझे, उसमें खुला खुला सा लगता है, पेट में हवा लगती रहती है। ठंड में कौन सा हवा लेना है मम्मी तुम्हें? ऐसे भी तो स्वेटर पहन कर रखती हो, समझ लेना साड़ी पर स्वेटर पहन रखा है तुमने। और बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद निकिता अपनी सास को गाउन पहना ही देती है। गाउन में रीना वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी और निकिता की सास को गाउन में देखने के बाद निकिता के सभी कलीग्स निकिता को छोड़कर उसकी सास की तारीफ करने लग जाते हैं। मान गए आंटी जी आपको, तो अब समझ में आ रहा है निकिता क्यों इतनी तारीफ करती है। उफ, आपकी स्किन क्या ग्लो करती है आंटी जी, क्या रो ब्यूटी है आपकी। ओह माय गॉड, मैं तो फैन बन गई आपकी। आज तो निकिता तो फ्रेम से बाहर ही रह गई। अगर तुम मेरी सासू माँ की तारीफ कर रही है ना, तो मुझे फ्रेम से बाहर आने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही में मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ क्या बेटा? जरा एक फोटो लेकर दिखाना तो। निकिता की सास उसके दोस्तों के साथ ऐसे घुल मिल जाती है जैसे वो उसकी बहू के नहीं उसके ही कलीग्स हो। खाना खाकर सभी रात को अपने अपने घर लौट जाते हैं। रात को खुद को शीशे में देखकर रीना कहती है, इतनी टेंशन, सास ससुर की जिम्मेदारियाँ, फिर बच्चे, इन सब में कभी मैंने देखा ही नहीं कि मैं भी अच्छी लग सकती हूँ। जवानी में मैं भी कम खूबसूरत नहीं थी। जब सड़क पर निकलती थी तो पूरा मोहल्ला छत पर आ जाता था। पर इस घर गृहस्थ के चक्कर में मैंने आईना देखना भी छोड़ दिया था। वैसे इन कपड़ों में ज़्यादा खराबी भी नहीं है, बहू ठीक ही कहती है। कभी कभी उसकी मर्जी के कपड़े भी पहन लूँगी तो उसकी भी कमाई हो जाएगी। अगली सुबह जब रीना उठती है तो इस बार वो अपनी कॉटन की साड़ी नहीं पहनती,
वो अपनी बहू के कमरे में चली जाती है और उसकी कबर्ड से एक सुंदर सी साड़ी और ब्लाउज निकाल कर पहन लेती है। जब निकिता ऑफिस जाने के लिए उठती है तो अपनी सास का ये अवतार देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ओह माय गॉड मम्मी जी, इस नेट की साड़ी में तो आप कयामत ढा रही है। ओह माय गॉड, मेरी तो नजर ही हट नहीं रही है आपसे। कहीं पापा जी ने आपको ऐसे देख लिया तो वो बेहोश ना हो जाए। अरे चल, मेरी 2-4 फोटो निकाल दे बहू। वैसे भी तू कह रही थी ना मम्मी जी थोड़ा ढंग से रहा करिए, बिजनेस की बात है, तो मैंने भी सोचा तेरी 2 पैसों की कमाई हो जाएगी। डालना मेरी फोटो भी, हाँ जितनी डालनी हो, तेरे और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे ना। अपनी सास का ये नया अवतार देखकर निकिता बड़ी खुश हो जाती है। आफ्टर ऑल वो भी तो यही चाहती थी। और इस तरह तैयार होकर जब रीना बाजार जाने के लिए निकलती है तो मोहल्ले की सारी औरतें उसके आगे पीछे डोलने लग जाती है। अरे रीना, ये तू ही है ना? मैंने दूर से देखा तो सोचा तेरे घर में तो एक ही बहू है, ये दूसरी कौन लड़की आ गई? कहीं मुरली भैया ने अपनी मुरली तो नहीं बजा दी? एक ही दिन में क्या बदलाव किया है खुद में। रीना बिल्कुल शादी के समय जैसी लग रही थी वैसी की वैसी लग रही है, जरा भी 19-20 नहीं। अरे क्या निर्मला, तू भी ना, उस वक्त तो मैं 16 साल की थी और आज कहाँ 55 की हूँ। नहीं रीना, निर्मला सही कह रही है। और बालों में जो गुलाब लगाया ना तूने, भैया तो बेहोशी हो गए होंगे, है ना? मैं भी अपना ख्याल ही नहीं रखती थी, थोड़ा खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, उसमें बुराई भी क्या है। मन ही मन मुस्कुराती और शर्माती रीना अपने घर चली जाती है। जिस कपड़ों से रीना भागती रहती थी, आज वही कपड़े पहनने के बाद उसे जो वाहवाही मिल रही थी, उसे वो वाहवाही काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब तो हर रोज़ सुबह रीना खुद उठकर तैयार हो जाया करती। यहाँ तक तो ठीक था, पर कहते हैं ना किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। नाश्ते के टेबल पर कैसी फोटो डाली तूने बहू मेरी, उस पर मेरा चेहरा देखा था कितना खराब लग रहा था। डालने के पहले मुझे दिखा तो दिया कर, ढंग की फोटो नहीं रहती मेरी तो अच्छा नहीं लगता मुझे। कहाँ मम्मी, अच्छी तो लग रही है फोटो आपकी। अरे मुझे मत सिखा, मेरा भी अकाउंट है, मैं भी जानती हूँ लोग कैसी फोटो डालते हैं। और आज रात का खाना ना तुम लोग बाहर से मंगवा लेना, क्योंकि मेरी सारी सहेलियाँ एक पार्टी कर रही है जिसका थीम है फीलिंग 20s in 50। तो मैं वो तेरी काली वाली वन पीस है ना, वो पहन कर चली जाऊंगी, ठीक है ना? गाउन तक तो ठीक था, पर ये ऐसे कपड़े शोभा देंगे क्या तुझ पर रीना? आपने तो शुरू से ना मुझे दबा रखा है, मुझे मत बताइए मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। ये कहकर रीना गुस्से से खाने के टेबल से उठकर चली जाती है। रीना अब हर रोज अपनी बहू के सारे कपड़े पहन कर कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाती रहती। और अब कौन पूछे निकिता के ब्लॉग को, क्योंकि निकिता का फ़ोन तो हर वक्त अब उसकी सासू माँ के पास ही रहता था और उसका इंस्टाग्राम पेज भी उसकी सासू माँ का इंस्टाग्राम पेज बन चुका था। एक सुबह सोहेल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और समय पर नाश्ते के टेबल पर बैठ जाता है और अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, मम्मी नाश्ता, मम्मी जल्दी नाश्ता लगाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सोहेल आवाज़ लगाता रहता है पर रीना उसे कोई जवाब नहीं देती। वो किचन में जाकर देखता है पर वहाँ ना रीना होती है और ना ही खाना। ये क्या बात हुई, आज नाश्ता नहीं बना क्या? नाश्ता कैसे बनेगा, मैं तो ऑफिस जाने के आधे घंटे पहले उठती हूँ। नाश्ता तो मम्मी जी बनाती है ना, और वो घर पर है नहीं। मैं अभी उन्हीं के कमरे से आ रही हूँ, हो सकता है फिर से किसी पार्टी में चली गई हो। ये कौन सी पार्टी होने लगी सुबह सुबह? पिछले 1 हफ्ते से मैं रात का खाना बाहर खा रहा हूँ, अब नाश्ता भी बाहर करूँगा तो मेरा पेट गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो निकिता, तुम आज छुट्टी ले लो, मुझे घर का खाना ही खाना है। नहीं सोहेल, मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकती, मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये क्या बात हुई भला, किसी को तो घर संभालना होगा ना। सुन लो, ऑफिस तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा निकिता, क्योंकि मम्मी पर यह भूत तुमने ही सवार किया था। मेरी माँ तो बिल्कुल सीधी सादी थी, तुम्हें ही उसे मॉडर्न बनाना था, तो लो बन गई वो मॉडर्न। बहू सोहेल ठीक कह रहा है, तूने ही रीना को ऐसी चाबी भरी है कि वो दौड़ी जा रही है। कुछ लोगों को भगवान ने जैसा बनाया है वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बदलाव करने का नतीजा यही होता है। अच्छा छोड़ो, वो कुछ देर में आ जाएगी। तुझे ऑफिस जाना है तो ये सारी बातें छोड़ और जाकर तैयार हो जा, मैं बाहर से इडली ले आता हूँ। निकिता अपने कमरे में तैयार होने जाती है
तो वो क्या देखती है कि उसके ऑफिस के कपड़े तो कबर्ड में है ही नहीं। ये क्या, पूरा कबर्ड उथला हुआ है और कपड़े भी नहीं है। घड़ी का कांटा टिक टिक करके आगे बढ़ता जा रहा था और निकिता को ऑफिस के लिए और देरी होती जा रही थी। ऊपर से कबर्ड में अपने कपड़े ना पाकर निकिता जोर जोर से सोहेल को आवाज लगाने लगती है। सोहेल, सोहेल, मेरे ऑफिस के कपड़े मेरे कबर्ड में नहीं है। मेरे ब्लेजर, पेंस कुछ भी नहीं मिल रहा। कहाँ गए मेरे कपड़े? अरे तो कुछ और पहन कर चली जाओ निकिता, भूख से यहाँ मेरा दिमाग खराब है, कुछ मत बोलो। तुम्हें पता है ना मेरे ऑफिस में ड्रेस कोड है, मैं और कुछ पहनकर नहीं जा सकती। पर मेरे कपड़े गए कहाँ? धरती खा गई कि आसमान निकल गया? आज तक तो इस घर में एक सुई भी इधर से उधर नहीं हुई, तो आज कैसे इतने बड़े कपड़े गायब हो गए? अरे हाँ, सुबह मम्मी जी मेरे कमरे में आई थी। कहीं मम्मी जी मेरे ऑफिस के कपड़े पहनकर बाहर तो नहीं चली गई? भगवान, बस अब यही देखना बाकी रह गया था। अब तो रीना की हरकतों से निकिता भी परेशान हो गई थी। वो अपनी बहू के नए नए ब्रांडेड कपड़े तो पहन ही लेती थी, पर आज उसने बहू के ऑफिस के कपड़े तक पहन लिए थे। अब धीरे धीरे रीना की हरकतों में इतना बदलाव आने लग जाता है कि वो दिन भर कपड़े बदल कर फोटोज लेने में बिजी रहती है और घर का खाना बनाना तक छोड़ देती है। निकिता को तो ऑफिस जाना होता था, इसलिए सभी को तीनों वक्त बाहर का ही खाना पड़ता है। जो भूत मैंने मम्मी जी के सर पर चढ़ाया है, उस भूत को मुझे ही उनके सर से उतारना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही मम्मी जी को समझाने जाऊंगी तो वो मेरी बात नहीं मानेंगी। मुझे कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। निकिता अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करती है और अपनी फ्रेंड को मदद के लिए कॉल लगाती है। मैं तो पहले ही जानती थी यही होगा, पर तुझे ही इस शौफ की दुनिया का हिस्सा बनना था ना। छोड़, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुझे मेरे एक दोस्त का नंबर देती हूँ, वो एक्टर है, तो उससे बात कर ले और जैसा जैसा मैं कहती जाती हूँ वैसा ही करना। देखना, तुझे तेरी सीधी सास फिर से मिल जाएगी। प्रिया का फॉर्मूला कभी फ्लॉप नहीं होता। प्रिया की बात मानकर निकिता 2-3 एक्टर्स हायर करती है और उन्हें अपनी सास को सड़क पर छेड़ने को कहती है। वो लड़के निकिता के कहने पर उसके मोहल्ले की बाहर की गली में खड़े हो जाते हैं और जैसे ही रीना अपने घर को लौट रही थी, तीनों एक्टर्स अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उनमें से एक लड़का रीना को देखकर सीटी मारते हुए कहता है, अरे हाय, कहाँ जल्दी। बहुत लोगों को कोट पैंट पहने देखा है, पर इस तरह का जलवा कभी किसी में नहीं देखा। हाय, परे हटो, दूर जाओ। शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? तुम लोगों से बड़ा तो मेरा बेटा है और मुझे लाइन मारते हो। हटो यहाँ से। चल झूठी, 25-26 साल की होकर बता रही है कि हमारे जैसे बेटे कौन मानेगा तेरी बात। जरा इसके कपड़े तो देख सुमित, लगता है क्या इसकी उम्र 16 साल से भी एक दिन भी ज्यादा हो। सड़क पर लड़कों के ऐसे कमेंट सुनकर रीना घबरा जाती है और भागती हुई अपने घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। निकिता तो सब जानती थी। वो हॉल में बैठी अपनी सास के बाहर आने का इंतजार कर रही थी और 10 मिनट के बाद रीना पहले की तरह कॉटन की साड़ी पहनकर बाहर आती है। ये ले बहू तेरा कोट और पैंट, मुझे नहीं पहना ये कपड़े, और कसम है तुझे अगर तूने कभी मुझे अपने कपड़े पहनने को कहा तो। ये अचानक तेरी सास को क्या हो गया बहू? आप कह रहे थे ना पापा जी, चाबी कुछ ज्यादा लगा दी है मैंने, तो मैंने चाबी निकाल दी।